Hello guys, welcome back on my YouTube channel that is Be Eco Perfect, and today I am going to discuss about the theory of demand from class 11. It is quite interesting and easy topic. जैसा कि आप जानते हैं in my previous videos मैंने theory of demand का introduction and demand schedule और demand curve के बारे में discuss किया था. In this video we are going to discuss the further topics from this chapter, that is theory of demand. One more thing, please वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है. और आपने अगर मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके पास शेयर भी करें लिंक. सो लेट्स स्टार्ट. लॉ ऑफ डिमांड. आज हम लॉ ऑफ डिमांड से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व के बारे में डिस्कशन किया था. तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने इस तरीके से डिमांड शेड्यूल बनाई थी. कुछ वैसे होती क्या है डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल है एक टेबल. कौन सी टेबल? जो किसी गुड्स के वेरियस प्राइसेस को और उन प्राइसेस पे जो भी क्वान्टिटीज की डिमांड की जाती है ना, उसको जो टेबल दिखाती है उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल. एग्जाम्पल के लिए ये हमारा क्या है? डिमांड शेड्यूल है. अब इसमें क्वेश्चन ये राइज होता है, आप मत पूछो बट मैं ही बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें हमने प्राइस 1 2 3 और क्वांटिटी डिमांड 40 30 20 10 क्यों नहीं? तो इसका रीजन है दिस टेबल होल्ड्स द लॉ ऑफ डिमांड. ये टेबल हमारी लॉ ऑफ डिमांड को होल्ड करती है, लॉ ऑफ डिमांड को दिखाती है. अब सेकंड क्वेश्चन ये आता कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या? इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिगर को मत देखो, मतलब वैल्यूज को ऐसे मत देखो 40 30. कहने का मतलब ये है इसमें हमें ये चीज दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, देखो 1 पे 40, जब प्राइस 1 रुपी पर यूनिट है 40 यूनिट्स की डिमांड, और जब प्राइस 4 रुपीज पर यूनिट है तो 10 यूनिट्स की डिमांड. ऐसा क्यों? जब प्राइस कम था तब तो ज्यादा यूनिट्स की डिमांड देखने को मिल रही है हमें इस टेबल से, और जैसे ही प्राइस मतलब ज्यादा प्राइस वाला जो है उसकी कम यूनिट की डिमांड. तो बेसिकली उल्टा रिलेशन हो गया है. प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई. नीचे से देखिए प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी. इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन. तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड है क्या? डेफिनेशन मैंने इसलिए लिख दी है क्योंकि थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है वीडियो में. कभी आप ये कहो कि सर में तो पहले ही पता नहीं बुक में से देख के लिख दिए. ठीक है, मैं तो कभी बुक देखता भी नहीं हूँ, मतलब पहले ही देख लूंगा, बट बच्चों को पढ़ाते टाइम आई नेवर सी द बुक. तो देखिए लॉ ऑफ डिमांड है क्या. डेफिनेशन जैसे बोर्ड पे है, व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सटेंड्स. एक्सटेंड का मतलब होता है राइज होना, ठीक है. एक्सटेंड विद फॉल इन प्राइस, मतलब कि प्राइस के फॉल होने से अगर डिमांड एक्सटेंड हो जाए. एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आगे है डेफिनेशन में, कॉन्ट्रैक्ट्स विद राइज इन प्राइस, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाए. कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब यहाँ पे कम होने से है, ठीक है. किसी गुड्स के केस में क्या हो जाए? डिमांड एक्सटेंड्स विद फॉल इन प्राइस एंड डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स विद राइज इन प्राइस, ठीक है. इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. ये अदर थिंग्स क्या है? जो इकोनॉमिक्स है, हमारी पूरी इकोनॉमिक्स अजम्पशन पे बेस्ड है. जहां भी नियम की हम बात करते हैं, लॉज की बात करते हैं, LAW लॉ, जहां हम लॉ की बात करते हैं वहां कुछ चीजों को अज्यूम करके चलना पड़ता है. तो इकोनॉमिक्स भी हमारी अजम्पशन पे ही बेस्ड है. तो व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट का मतलब कुछ बातों को अज्यूम करने से है. अगर कुछ बातों को अज्यूम करें तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है, व्हाट डज द लॉ ऑफ डिमांड से? तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है क्या कि प्राइस के कम होते ही ज्यादा डिमांड होने लगती है कमोडिटी की, नॉर्मल गुड्स की. वो गुड के बारे में बाद में बताएंगे. और जैसे ही प्राइस बढ़ता तो उनकी कम यूनिट की डिमांड होने लगेगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग है, ठीक है. किसके अकॉर्डिंग है? लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग. जैसे मेरे अकॉर्डिंग आपको वीडियोस अच्छी लग रही होगी, मेरे अकॉर्डिंग मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने बहुत एफर्ट किया है, आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, बट ना लगे आपको. तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ऐसा होता है, ठीक है.
जरूर नहीं है गुड्स के केस में हो, बट हम तो लॉ ऑफ डिमांड सीख रहे हैं ना, ये तो बाद में देखेंगे कि कौन सी गुड्स के केस में ऐसा होता है, कौन सी गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसको हम इन अदर वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स जो लॉ ऑफ डिमांड है शोज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑन दैट प्राइस। मतलब किसी कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशन को शो करता है। इन अदर वर्ड्स में आप ऐसे भी कह सकते हो। तो लॉ ऑफ डिमांड को टेबल और ग्राफ से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। देखो इकोनॉमिक्स में हर चीज, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं मोस्टली उनको टेबल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को, और उन कॉन्सेप्ट्स को ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर लॉ ऑफ डिमांड ही हमें ग्राफ और टेबल दोनों से ही डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वर्ड्स में नहीं करना, तो हाउ विल यू डू दैट? आप उसको कैसे करोगे? ये तो मैंने स्मॉल सी टेबल बताई है, जब टेबल से ही करनी है तो हम इसी से ही कर देंगे। किस तरीके से बताइए? ये टेबल ऑफ डिमांड को दिखाती है, बिल्कुल दिखा रही है। क्यों? 1 रुपी प्राइस 40 यूनिट्स, 4 पे 10, तो यही तो दिखा रही है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांड कम होती जा रही है। टेबल दिखा रही है सर। अगर नीचे से स्टडी करें इसी टेबल की, मतलब ये मान के चले कि पहले प्राइस 4 है, 4 रुपीज पर यूनिट प्राइस है, तब 10 यूनिट्स की डिमांड की जाती है। बट अगर प्राइस कम हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, डिमांड क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये टेबल क्या दिखा रही है? लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करती है। टेबल से एक्सप्लेन करते हैं तो टेबल को एक्सप्लेन कर देते हैं इस तरीके से कि फ्रॉम द अबव टेबल we can observe that 40 units are demanded at price 1, but if price increased from rupees 1 to rupees 4, then quantity demand falls from 40 units to 10 units. ठीक है, this reveal law of demand, ये law of demand को शो करती है। तो इस तरीके से हम इस शेड्यूल की हेल्प से भी ना law of demand को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या होता है वो आपको बता दिया, टेबल क्यों दिखा रही है वो भी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, व्हाट मोर एल्स? बात रही ग्राफ की, कि लॉ ऑफ डिमांड को हम ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ग्राफ के थ्रू भी शो कर सकते हैं। वो किस तरीके से? टेबल से बना लो, नहीं तो सीधा बना लो, जैसे आपकी इच्छा करे। ग्राफ का मैंने आपको बताया था, ये फिक्स है, ओ वाई एक्सिस, ये ओ एक्स एक्सिस। इधर क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, इधर प्राइस। अगर आप इतनी गहराई में जाना चाहते हो कि इधर प्राइस ही क्यों लेते हैं, इधर क्वांटिटी डिमांड क्यों लेते हैं, तो आप कभी मेरी क्लास लीजिए, ठीक है, एसपीएस इंटरनेशनल स्कूल में, तब बताऊंगा। बाकी अभी के लिए आप इतना देख लो कि ये चीज फिक्स है, क्वांटिटी डिमांड जो है इज टेकन एट ओ एक्स एक्सिस और प्राइस जो है इज टेकन एट ओ वाई एक्सिस। ठीक है, तो जरूरी नहीं है मुझे टेबल की हेल्प से बनानी है, क्योंकि अब आपको मैंने शेड्यूल बता दिया, प्रीवियस वीडियो में ग्राफ बता दिया कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आपको डिमांड कर्व की शेप पता है तो सीधा आप डिमांड कर्व ड्रॉ कर सकते हो। डिमांड कर्व की स्लोप नेगेटिव होना, डाउनवर्ड होना लॉ ऑफ डिमांड को दिखाती है। मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो डिमांड कर्व है, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करता है। अब आप कहोगे कैसे एक्सप्लेन करता है? ये कर्व की जो स्लोप डाउनवर्ड है, ये इसी वजह से तो हुई है, नेगेटिव रिलेशन की वजह से। और हमें पता है अगर किसी गुड के प्राइस और उसकी डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, वो लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये ग्राफ हमारा लॉ ऑफ डिमांड को शो करता है। ठीक है, वैसे और दिखाना चाहो तो इस तरीके से दिखा दो। देखो इधर जो भी प्राइस होगा और इससे नीचे होगा, तो ये वाला प्राइस इससे तो ज्यादा ही है ना। जब ये वाला प्राइस था ए प्राइस पे बी क्वांटिटीज की डिमांड की जाती थी। जब प्राइस कम कर दिया आपने ए से सी, तो डी यूनिट्स की डिमांड होने लगी। अब आपको पता है इधर जाना क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज को दिखाता है, और ए से सी पे आना प्राइस कम को, प्राइस कम डिमांड बढ़ी, यानी नेगेटिव रिलेशन हो गया। तो ये कर्व भी हमारा क्या दिखा रहा है? लॉ ऑफ डिमांड को ही एक्सप्लेन करता है। और अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होती है तो सिंपल सी बात है, टेबल आपके सामने है, टेबल को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डिमांड की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। वन मोर थिंग,
आप अगर कुछ नोट करना चाहते हो, इफ यू डोंट हैव बुक, ठीक है, आपके पास अभी बुक नहीं है ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डेफिनेशन भी है, ग्राफ भी है, सारा कुछ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इनकी हेडिंग नहीं बताई कि ये किस चीज का आंसर है। देखो, किसी भी चीज का आंसर देने से पहले यू मस्ट नो अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। जैसे आप स्कूल जाते हो, क्यों जा रहे हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए। तो जब कुछ मोटिव होता है, कोई क्वेश्चन होता है, उसी का आंसर फाइंड करने के लिए हम चलते हैं। तो एग्जैक्टली आगे भी कुछ ऐसा ही है, ये किसी का आंसर है, किसका है, क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है। तो टॉपिक है हमारा इस चीज से रिलेटेड कि जो मैंने ये कहा था ना कि अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ये क्या चक्कर है भाई, ठीक है। चक्कर के भी कई मीनिंग होते हैं, डोंट टेक इट इन अनदर वे। तो यहाँ पे तो ये एक तरीके से रफ लैंग्वेज कह लो, देहाती बोल देते क्या क्या चक्कर है भाई। तो यहाँ पे while other things constant जो है, इसका मतलब क्या है, क्या है ये, क्यों परेशान किया है इसने हमें, ठीक है। तो ये जो हमारे टॉपिक है किसके अंदर है, ये है हमारे डिमांड फंक्शन में। आपको कई नेम बता देता हूँ, क्वेश्चन का क्या क्या नेम हो सकता है। अगर आए एक्सप्लेन द डिमांड फंक्शंस, तो भी ये। अगर आए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तब भी यही चीज है, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ऑफ डिमांड। और अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो, जो आंसर है इस क्वेश्चन का किसी भी फॉर्म में हो, वो जी है। क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी गुड की डिमांड को प्रभावित करते हैं, अप्स एंड डाउन्स, टाइम टू टाइम, कभी ज्यादा डिमांड, कभी कम। क्या रीजन है, कौन सी ऐसी आफत आ जाती है, नहीं कंज्यूमर की तो जितनी नीड है वो रोजाना यार डिमांड करता ही है, ठीक है, बट फिर भी उसकी नीड के बाद भी कुछ चीजें हैं एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में, तो वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड, ठीक है। हालांकि नीचे भी लिखा हुआ मैंने इंडिविजुअल फंक्शंस और मार्केट डिमांड फंक्शन, बुक में इन्हीं को अलग अलग क्लासिफाई किया है। कुछ फैक्टर्स तो डाले इंडिविजुअल में, यानी कुछ फैक्टर तो ऐसे हैं जो हर कंज्यूमर को नहीं करते, किसी किसी को करते हैं, किसी को करते हैं किसी को नहीं करते। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनसे हर कंज्यूमर प्रभावित होता है। तो ऐसे बेसिकली इनको क्लासिफाई किया है, इंडिविजुअल फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। यानी सिर्फ ओवरऑल मार्केट में चेंज आ जाता है, एक ऐसा है कि व्यक्तिगत तौर पे जो डिमांड है उसमें चेंज आता है। तो ये डिफरेंस है इनमें, ठीक है। बट ओवरऑल ये है, अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करके ओवरऑल हमारे पास ये मटेरियल है जिसकी हमें स्टडी करनी है इस वीडियो में, अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ डिमांड। तो देखिए, सबसे पहले किसी गुड की आप कितनी यूनिट खरीदोगे किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो कंज्यूमर, आप ही कंज्यूमर हो, सपोज कर लो, सपोज क्या आप हो भी, इसमें डाउट ही कौन सा है। सबसे पहले तो इंसान, अगेन कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूमर देखता है प्राइस। किस चीज का प्राइस, प्राइस तो ट्रक बस का भी है। आप लेने जा रहे हैं, सपोज करो फॉर एग्जांपल आप कपड़े लेने जा रहे हैं अपने लिए, ठीक है, तो आप कपड़े का प्राइस देखेंगे या ट्रक बस का प्राइस देखेंगे कि यार बस तो बहुत महंगी आ रही है 35 लाख रुपए की, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। वो उसका आपसे क्या लेना देना, बस खरीदनी है आपको। आप खरीदने जा रहे हो क्लोथ, तो आप क्लोथ का प्राइस देखोगे ना, क्योंकि मैंने 2 बार हेडिंग लिखी है प्राइस रिलेटेड। एक तो ये प्राइस ऑफ ओन कम्युनिटी, 7th हेडिंग और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गुड्स और कम्युनिटी की बात है। तो इसमें मैं डिफरेंस करने के लिए आपको बता रहा हूं, पहला जो फैक्टर है, जो फर्स्ट थिंग है
किसी कंज्यूमर को जो अफेक्ट करती है, दैट हाउ मेनी यूनिट्स ही शुड बाय ऑफ दैट कमोडिटी, सबसे पहले उसका प्राइस देखता हूं। ठीक है, प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी की डिमांड को उसका प्राइस प्रभावित करता है, सबसे पहली चीज तो है ये। और इस प्राइस के मामले में ये देखा गया है, व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, फिर ये लाइन यूज करनी पड़ेगी, मतलब अगर इन चीजों में कोई चेंज ना आए, जो अदर फैक्टर्स है ना, इनमें कोई चेंज ना आए, कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं, एक्सपेक्टेशंस में चेंज नहीं, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज नहीं, पॉपुलेशन कुछ नहीं, इन चीजों में अगर चेंज नहीं आता है तो ये देखा गया प्राइस के मामले में, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट मोर यूनिट्स आर डिमांडेड एट लोअर प्राइस एंड हाई यूनिट आर, हाँ बोलिए, मोर यूनिट्स आर डिमांडेड एट लो प्राइस। जब प्राइस कम होता है तो ज्यादा यूनिट्स की डिमांड की जाती है, ठीक है, एंड लेस यूनिट्स आर डिमांडेड एट हाई प्राइस, और हाई प्राइस पे कम यूनिट्स की डिमांड की जाती है। फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व कर सकते हो मार्केट में, कभी भी देख लेना कि मार्केट में BMW ज्यादा खरीदी जा रही है या टॉफी, ठीक है, क्यों खरीदी जा रही है टॉफी ज्यादा? 1 रुपए की एक आती है जी, अगर BMW भी 1 रुपए की एक आ जाए फिर तो लाइन लग जाएगी भाई, ठीक है, फिर तो सप्लाई नहीं होगी, पूर्ति नहीं पड़ेगी BMW वालों से, हर बंदा खरीद लेगा, फिर टॉफी को प्रीफर नहीं करेंगे, उनको पता है टॉफी तो फिर फिनिश हो जाएगी, BMW चलेगी तो सही कम से कम। तो ये प्राइस की वजह से है, जो कम प्राइस वाली वो ज्यादा खरीदी जा रही है। नेक्स्ट, प्राइस के अलावा ये और चीज है कि ना कई बार ऐसा होता है जिस गुड्स को हम लेने जा रहे हैं उसका प्राइस तो एज इट इज है, जो पहले था आज भी वही है, ठीक है, पर फिर भी क्या है उस प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ जाता है। कुछ चीज है, कोल्ड ड्रिंक है, आपने देखा है बहुत दिनों से, आप अब तो उन्होंने थोड़ी क्वांटिटी में चेंज कर दिया, नहीं तो 10 रुपये की आ रही, 10 की ही आ रही है, वो अलग बात है, अब 200 ml कर दिया, पहले 300 ml आती थी 10 रुपीज में, और बहुत दिनों से आप ऑब्जर्व कर रहे हो 10 रुपए की फ्रूटी का एग्जाम्पल ले लो, 10 रुपए की तो है वो, बट फ्रूटी की भी डिमांड में चेंज आ जाएगा, बेशक 10 की है, और आपने देखा भी है, आपने ऑब्जर्व भी किया है, नहीं तो कर लो, सर्दियों में फ्रूटी की डिमांड ओवरऑल कम हो जाती है। फ्रूटी एक प्रोडक्ट है, एक कमोडिटी है, और आप देखना सर्दियों में, विंटर्स में इसकी डिमांड कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। भाई क्यों? प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना कि प्राइस के अलावा भी और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को चेंज करते हैं, मतलब जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ जाता है किसी कमोडिटी की। तो उनमें से एक फैक्टर है, एक एक करके करेंगे, डोंट बी इन हरी, जल्दबाजी नहीं है। पहला है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस के अलावा कंज्यूमर की इनकम से भी किसी कमोडिटी की डिमांड पे फर्क पड़ता है। इनकम कैसे? अगर इनकम बढ़ जाए, देखो वैसे ये नॉर्मल गुड्स और ये बोलते हैं वो इन्फीरियर, वैसे तो डिटेल में बताऊंगा आपको किसी वीडियो में, बाकी अभी थोड़ा सा समझ लो। नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर, इन्फीरियर तो क्वालिटी में थोड़ी सी हल्की होती है, नॉर्मल ठीक ठाक होती है, नॉर्मल है बस, वो नॉर्मल तभी बोलते हैं नॉर्मल गुड है। हाई फाई भी होती है कुछ, हाई फाई मतलब जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, तो नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड की बात है। इन्फीरियर क्वालिटी में थोड़ी जो घटिया होती है, घटिया ही बोलते हैं इन्फीरियर को। तो इनकम के केस में क्या देखा गया है? इनकम के केस में ये देखा गया कि अगर प्राइस तो वही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, और कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए तो क्या होता है, कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स की डिमांड करने लगता है। किसकी? नॉर्मल गुड्स की। कहने का मतलब ये, नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है विद राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, और नॉर्मल गुड की डिमांड कम भी हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब उसका अपोजिट, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी कम हो जाती है, ये देखा गया है, ठीक है। दूसरी तरफ इनकम का प्रभाव नेगेटिव, इंफीरियर गुड्स पे भी देख ले, इंफीरियर है घटिया वाली गुड्स, तो जब इंसान की इनकम बढ़ेगी, घटिया क्यों खरीदेगा भाई वो? आप लोगों की अगर इनकम बढ़ती है तो आप घटिया को क्यों खरीदोगे? जो अच्छी गुड है उसकी तरफ जाओगे। तो कुल मिला के इंफीरियर गुड की डिमांड और इनकम में कैसा रिलेशन होता है? नेगेटिव। कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो इन गुड्स की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, नॉर्मल की तरफ चलने लगते हैं, ठीक है। और अगर इनकम कम हो जाए कंज्यूमर की
तो नॉर्मल को छोड़ के थोड़ी जो क्वालिटी में हल्की है उन पे आ जाती है पब्लिक। जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम है, आज 23 मई 2020 है, तो आपको पता है कोरोना वायरस इज गोइंग ऑन एट दिस टाइम। तो उसकी वजह से बहुत सारे मजदूरों की इनकम में कमी आई है, उनको काम नहीं मिला। तो अगर वो नॉर्मल की डिमांड करते थे ना, अब वो इन्फीरियर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इनकम भी ऐसा एक फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक्सपेक्टेशंस छोड़ दिया, मुझे पता है, बट इसको कर लेते हैं पहले। टेस्ट एंड प्रेफरेंस। समटाइम्स जो डिमांड है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर के टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जैसे गुड्स तो अभी भी 10 रुपीज की है, फ्रूटी यस्टरडे भी 10 की थी, पिछले 5 साल में भी 10 की थी, आने वाले आफ्टर 1 ईयर भी 10 की होगी सपोज। बट फिर भी इसकी डिमांड में चेंज होता रहता है। किसकी वजह से और हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं हम, जरूर नहीं भाई हो टेस्ट की वजह से, मैं पॉसिबिलिटी वो कर रहे हैं हम। पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर कंज्यूमर को ये चीज अच्छी ना लगे, फ्रूटी से टेस्ट कहीं, मतलब फ्रूटी के लिए जो टेस्ट था ना वो बिगड़ जाए कंज्यूमर का। अब कंज्यूमर को फ्रूटी अच्छी नहीं लग रही है तो क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा। तो फ्रूटी की तो डिमांड कम हुई ना, ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया उसके अगेंस्ट, इसलिए उसकी डिमांड कम होगी। तो डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड बढ़ भी सकती है अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट उस गुड़ के फेवर में, फ्रूटी के फेवर में चला जाए। फेवर में जाने का मतलब है कंज्यूमर्स को फ्रूटी अच्छी लगने लगे पहले की तुलना में, तो ज्यादा फ्रूटी की डिमांड उसी प्राइस में। तो हमारा ये भी एक फैक्टर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर कमोडिटी। ठीक है, while price remains constant, more units are demanded if there is a favorable change in the taste of the consumer towards a commodity and vice versa। अगर किसी कंज्यूमर का टेस्ट किसी कमोडिटी के फेवर में चला जाए तो मोर यूनिट्स आर डिमांडेड, ज्यादा यूनिट्स की डिमांड होने लगती है, एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आता है। एक्सपेक्टेशंस होती क्या है, आपकी उम्मीद है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, किससे एक्सपेक्टेशंस, गुड्स की बात है और किस चीज से रिलेटेड हो सकती है। देखो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना किसी गुड से, वो उसकी क्वालिटी से रिलेटेड हो सकती है, डिस्काउंट से रिलेटेड हो सकती है, डिस्काउंट नहीं ऑफर बोलते हैं इसको, प्रॉपर वर्ड। ऑफर में कुछ भी हो, कुछ फ्री मिल रहा हो, कोई डिस्काउंट हो, कुछ नई क्वालिटी हो, कुछ भी इस तरीके की कंज्यूमर को क्या हो सकती है, एक्सपेक्टेशंस हो सकती है नियर फ्यूचर से, किसी कमोडिटी के बारे में। प्राइस भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आपको ये उम्मीद है आज कोई गुड 100 रुपये की पर यूनिट है, आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि कल ये 120 की हो जाएगी, कल ही तो होगी। यू आर स्टडिंग द डिमांड ऑफ टुडे। आप तो केवल आज की स्टडी कर रहे हो कि आज क्या डिमांड रहेगी इस गुड़ की या क्या रही। तो अगर कंज्यूमर को ये उम्मीद है कि कल इसका प्राइस बढ़ने वाला है किसी कमोडिटी का, तो आज इस प्राइस पे, जो प्राइस है एग्जिस्टिंग प्राइस बोलते हैं इसको, जो चला हुआ है, उस प्राइस पे बताओ कंज्यूमर, मतलब इस गुड़ की ज्यादा डिमांड की जाएगी कम, ऑब्वियसली ज्यादा डिमांड होगी, क्योंकि कंज्यूमर को ये उम्मीद है कि कल तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, क्यों ना आज ही खरीद लें। जैसे रियल लाइफ में होता है, वेजिटेबल मार्केट में 1 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहती है, 31 को देखना ज्यादा सब्जी खरीदी जाती है, बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस ये कहती है कल बंद रहेगी, क्यों ना आज ही खरीद लें, तो ज्यादा डिमांड होती है उसमें सब्जी। ठीक है, तो ये होगी एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर अबाउट अ प्रोडक्ट इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में अगर आपकी किसी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशंस है किसी कमोडिटी को लेके, उससे भी चेंज आ जाता है उस कमोडिटी की डिमांड में। एग्जांपल आपके सामने और भी ले लेते हैं। अगर यहीं में प्राइस कम होने की उम्मीद हो मुझे टुमारो, तो आज इस प्रोडक्ट की इस एग्जिस्टिंग प्राइस पे
कम यूनिट की डिमांड होगी, क्योंकि कंज्यूमर कल का वेट करेगा। जिनकी मजबूरी है वो ही लेंगे, बाकी अधिकतर कंज्यूमर कल का वेट करेगा कि कल से तो प्राइस कम हो जाएंगे, आज क्यों। तो इस प्रोडक्ट की ऑटोमेटिकली मार्केट में डिमांड कम होगी अगर कंज्यूमर को ये उम्मीद है कि कल प्राइस कम होने वाला है। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस है वो किसी चीज से रिलेटेड हो सकती हैं, प्राइस से रिलेटेड, क्वालिटी से, ऑफर से, इन चीजों की वजह से भी, यानी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड में चेंज आ जाता है किसी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्राइस के अलावा बात कर रहे हैं हम। आज तो प्राइस यही है ना, मैं एग्जिस्टिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ जो चला हुआ है आज। एक ऑफर का भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, अगर आपको ये पता चल जाए कि 2 दिन बाद ना ऑफर है मोबाइल फोन पे, आप सोच रहे थे खरीदने की, डिमांड करने की, आप नहीं करोगे, आप ऑफर का वेट करोगे, तो आज की डेट में मार्केट में उस मोबाइल फोन की डिमांड कम हुई, कम बिकेंगे, क्योंकि सभी को ये उम्मीद है कि ऑफर आने वाला आफ्टर 2 डेज। तो आज जो प्राइस चला उस पे तो कम डिमांड होगी ना, आ गया उसकी डिमांड में चेंज। और अगर कंज्यूमर को ये कि 2000 प्राइस बढ़ने वाले हैं, मतलब ये उम्मीद है कि भाई कुछ भी कि इससे तो बहुत ये होने वाला है, तो आज ज्यादा डिमांड होने लगेगी, फिर आप कल का वेट नहीं करोगे। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस आल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। नेक्स्ट, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन मींस, आपको पता है पॉपुलेशन तो ऐसी चीज है बेशक प्राइस चेंज हो ना हो, डिमांड में चेंज कर ही देती है। आपको पता है अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़े, बेशक प्राइस बढ़ रहा है तब भी डिमांड कम नहीं होगी। जैसे पेट्रोल और डीजल एक्सेप्शनल एग्जांपल है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं फिर भी डिमांड बढ़ रही है, क्यों? पॉपुलेशन इतनी होगी। हालांकि पॉपुलेशन कोई पेट्रोल को डायरेक्ट नहीं पीती है, बट ये कि कार में तो यूज करती है, नंबर ऑफ व्हीकल्स तो ज्यादा होगी, नंबर ऑफ व्हीकल ज्यादा तो उनकी डिमांड ज्यादा ही होगी। तो देख लो प्राइस का फर्क नहीं पड़ा। तो हम उन्हीं टॉपिक्स को, हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं प्राइस के अलावा, कि प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो डिमांड, जिनकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड में चेंज आ जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन का साइज इंक्रीज होने के साथ गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है, और पॉपुलेशन डिक्रीज होने के साथ गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। वैसे तो डिक्रीज के कम ही चांस है, कुछ मत होइए। पॉपुलेशन डिक्रीज होने के तो बहुत कम चांस होते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए बहुत बड़ी तभी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर सपोज कीजिए नंबर ऑफ फीमेल की पॉपुलेशन बढ़ती है मेल के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस सी बात है जो फीमेल के प्रोडक्ट है, ठीक है, जिन प्रोडक्ट की डिमांड फीमेल करती हैं उन प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये मार्केट डिमांड फंक्शन है, यानी पूरी मार्केट पे फर्क पड़ता है, पूरी मार्केट में उसकी डिमांड हो जाती है। ठीक है, क्लाइमेट और वेदर, वेरी इंटरेस्टिंग। और भी क्लाइमेट और वेदर भी चेंज कर सकते हैं, मतलब किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्लाइमेट और वेदर की वजह से भी चेंज हो सकती है। जैसे कि आइसक्रीम आप खाते हो ना, सिंपल वाली आइस जो पानी में डालते हैं वाइट वाली, और एक आइसक्रीम जो आप खाते हो, इनके केस में भी क्या होता है, समर आते ही प्राइस डज नॉट मेक डिफरेंस, प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और सर्दियों में उसी प्राइस पे कोई खरीदता भी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा कि आइस की डिमांड में चेंज हो जाता है, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से नहीं, और फैक्टर है उनकी वजह से। ठीक है, तो प्राइस के अलावा भी और भी चीज है जिनकी वजह से यूजुअली गुड्स की डिमांड में चेंज होता रहता है। जरूरी नहीं कि हर पॉइंट हर गुड्स केस में अप्लाई होता है, बट जहां भी गुड्स की डिमांड में चेंज जाता है, इनमें से ही कोई ना कोई रीजन होता है उसके पीछे। कहने का मतलब हमारा ये, ठीक है। तो क्लाइमेट और वेदर ये भी इसकी वजह से भी चेंज आते हैं। अगर किसी गुड के फेवर में चेंज आ जाए क्लाइमेट में, जैसे आइसक्रीम का फेवरेबल वो क्या क्लाइमेट, गर्मी, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी डिमांड होगी। और आइसक्रीम के अगेंस्ट में क्लाइमेट कौन सा है, विंटर, सर्दियों में इसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से गुड्स की डिमांड में भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, लास्ट हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कई बार ऐसा भी होता है, अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप लेने जा रहे हैं कपड़े और आप बस या ट्रक या बाइक की प्राइस को लेकर घबराए हुए हो, यार उनका तो प्राइस इतना है, जो चीज लेनी नहीं है उससे फर्क क्या पड़ना आप पे। ठीक है, बट कई केसेस ऐसे हैं, कुछ गुड्स ऐसी हैं
जिनके प्राइस से आप प्रभावित होते हैं एक दूसरे के प्राइस से, और उनको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बेसिकली अगर गुड्स के बीच कुछ रिलेशन है तो एक गुड के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड में चेंज होगा, अगर उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रिलेटेड गुड्स है कौन सी? पहली बात तो आप ये देखिए रिलेटेड गुड्स है क्या। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये रिलेटेड गुड्स है हमारी। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिलेटेड टू ईच अदर, जिनका एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है, ठीक है। तो उन गुड्स के केस में जरूर ऐसा होता है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं पहले, सब्स्टिट्यूट गुड। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स होती कौन सी हैं? विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर, टी एंड कॉफी, मार्कर एंड चॉक, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक एंड शिकंजी, शिकंजी जानते हो ना, नींबू पानी घर पे बना देते हैं। अगर शिकंजी नहीं मिली तो क्या आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करोगे? आपके यहाँ कोई आएगा तो, ठीक है, बिल्कुल करते हैं। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली तो कुछ ना कुछ और बना देंगे। गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी और अच्छी सी शुगर ऐड करके नमक वमक डाल के तब भी अच्छी बन जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ईच अदर, जिनको हम एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, उन गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है, वैसे तो दोनों अलग है, टी अलग चीज है, कॉफी अलग गुड है, बट इनके केस में ऐसा होता है इसके प्राइस के चेंज की वजह से इसकी डिमांड में चेंज आ जाएगा, और इसके प्राइस में चेंज हो जाता है इसकी डिमांड में चेंज आ जाता है, ठीक है। तभी ये पॉइंट था हमारा कि जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कॉफी के प्राइस, देखना आप, कॉफी के प्राइस राइज हो जाते हैं, राइस जानते हो इंक्रीज हो जाते हैं, तो इससे टी की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? दोनों अलग अलग नहीं, अलग अलग तो है बट रिलेटेड है। डेफिनेटली कॉफी के प्राइस की वजह से टी की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा देखते हैं। कॉफी के प्राइस इंक्रीज हुए, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग आपको पता है जब किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम। यानी कॉफी की डिमांड तो हो जाएगी कम। कॉफी की डिमांड अगर कंज्यूमर कम करेगा तो जाएगा कहां? टी तो है, टी तो है उसके पास ऑप्शन, टी की डिमांड करेगा। तो कुछ कंज्यूमर कॉफी को छोड़ के टी पे आ गए तो टी की डिमांड तो बढ़ जाएगी ना मार्केट में, तो इसका मतलब टी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब देखो कॉफी का प्राइस चेंज हुआ था, फर्क पड़ रहा है इसके प्राइस पे। एग्जांपल में आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, यहां से समझ नहीं आया, ऐसे मान लो पहले कॉफी का प्राइस भी 10 रुपी पर कप, टी का प्राइस भी 10 रुपी पर कप, बट जब राइस हो गए 8 रुपी पर कप हो जाता है। अब बता दो, सॉरी गलत ले लिया, 18 कर में से 10 से 18 हो जाए तो भाई इनको कॉफी जी टी सस्ती पड़ेगी, क्योंकि टी का प्राइस में चेंज नहीं हुआ। टी का प्राइस में चेंज नहीं हुआ, टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, फिर भी डिमांड बढ़ी। क्यों? कॉफी को छोड़ के कुछ कंज्यूमर इधर आ गए, कॉफी के प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज हुआ। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड फॉर कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर फॉल हो जाए कॉफी का प्राइस तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, उसका काम आएगा। फॉल से कैसे होगा? अगर ये 8 हो जाए, 10 से 8 हो जाए, इसका प्राइस तो चेंज हुआ नहीं, अब ये महंगी पड़ेगी, कुछ टी को छोड़ के कॉफी डिमांड करने लगेंगे तो टी कम हो जाएगी ना। बात कॉफी से नहीं, हम ये देख रहे हैं टी की डिमांड फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या आप कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक गुड के प्राइस से दूसरी की डिमांड पे भी चेंज आ जाता है, इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है। बस लास्ट टॉपिक, थोड़ा और आप पेशेंस रखिए वीडियो को देखने में। ये पॉइंट और रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री से, और करा देता हूं क्योंकि काफी लंबी वीडियो बन गई हमारी। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स है ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी? जो मिलकर डिमांड पूरी करती है, विच आर डिमांडेड टुगेदर, ठीक है, विच आर डिमांडेड टुगेदर, जिनको
मिलके मांगा जाता है, जिनकी डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड करती है। जैसे कि पेन एंड इंक, मार्कर और इंक की बोतल आती है। मैं आपको बोतल भी दिखा दूंगा, मेरे पास अभी है भी, आप ये देखिए, ये बोतल आती है और मार्कर भी मेरे हाथ में है। तो आप इसको इंक की बोतल और मार्कर लिख लो, इंक रख दो। मार्कर और इंक क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि इनकी डिमांड एक दूसरे पर डिपेंड करती है, ये मिलकर डिमांड की जाती है इनकी। तो इनके केस में भी क्या होता है, इनके केस में भी ऐसा होता है, देखो मार्कर के प्राइस की वजह से इनकी डिमांड फर्क पड़ जाएगा। मैं इनकी प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइस तो इसका मान के चले 30 रुपए की आती है, 30 रुपए की है बोतल, इसके प्राइस में कोई चेंज नहीं। फिर भी अगर मार्कर का प्राइस चेंज होता है ना, तो इसकी डिमांड पे फर्क पड़ेगा। कैसे? अगर मार्कर का प्राइस इंक्रीज हो जाए, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर मार्कर के प्राइस बढ़ेंगे तो पब्लिक मार्कर को कम खरीदेगी। जब मार्कर ही नहीं खरीदे जा रहे तो इनका क्या करेगी पब्लिक? ठीक है, जब मार्कर की ही डिमांड नहीं है, इनकी डिमांड किसके पीछे? मार्कर के पीछे। मार्कर होंगे तो इंक मिलेगी, जब मार्कर ही नहीं है तो इनका क्या करेगी? तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, मार्कर के प्राइस इंक्रीज होने से इनकी डिमांड क्या हो जाती है? डिक्रीज। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अगर मार्कर का प्राइस फॉल हो जाए, फॉल भी तो सकता है, फॉल होगा तो इनकी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक है, तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक कॉमोडिटी के प्राइस में चेंज होने से दूसरी की डिमांड में फर्क पड़ता है। इसको बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब लास्ट में बस ये बताना चाहता हूँ, ये व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी और इसका भी। कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर। इसमें लिखा था व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्राइस ऑफ ऑन कॉमोडिटी को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है जिनकी वजह से डिमांड में चेंज आ सकता है, वो सभी क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, स्थिर रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड का केवल रिलेशन उसके प्राइस से, उस कॉमोडिटी के प्राइस और उसकी डिमांड से है। इसलिए डेफिनेशन में लिखा था व्हाइल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही, काफी लेंथी होगी हमारी वीडियो। ठीक है, सो कोई चीज समझ नहीं आई हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको देखिए। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।